है ना, कभी भूलेगा भी नहीं। तो ये मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कौन अमेरिकन है कौन ब्रिटिश है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर की दोनों स्पेलिंग होती है, लीटर की दोनों स्पेलिंग होती है। ऐसे ही बहुत सारे और टर्म हम यूज करते हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक टर्म हम यूज करते हैं, बायो में सब चीजें आएंगी, इलियम और इलियम, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, दोनों का आप इलियम बोलेंगे। कौन सा सही है? दोनों सही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब ये मत कहना कि एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश है, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर तो दोनों सेम थे, ये यहां पर दोनों अलग हैं। ये जो इलियम है, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी जो छोटी आंत होती है उसका हिस्सा है इलियम, और ये जो इलियम है दिस इज पार्ट ऑफ ये सब इंटर में पढ़ चुके हो बेटा, ये तो 11th का है जो मैं बता रहा हूं, इलियम। बताओ ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन। कितनी कॉक्सल बोन आपके पास है? कोई आइडिया नहीं। बोन कितनी बॉडी में? 206। जब जन्म होता है तो 306 होती बोन, है ना। तो जब आपका जन्म हो उस समय आपकी बॉडी में 306 हड्डियां थी, अभी 206 बची, 100 कहां चली गई? फ्यूज हो जाती हैं, है ना, कई सारी बोन फ्यूज हो जाती हैं, उनके मिलने से एक बोन बनती है। तो कॉक्सल बोन बॉडी में कितनी है आपकी? 5। चलो ठीक, तुक्के लगा लो, कितनी कॉक्सल बोन होंगी? 10। अरे वाह, एक इंसान ही हूं। ह्यूमन में 2 कॉक्सल बोन होती हैं, ठीक है, एक यहां पे ऐसे और एक यहां पे ऐसे, ठीक है। 2 कॉक्सल बोन होती हैं, और एक कॉक्सल बोन में 3 पार्ट होते हैं। अगर एक कॉक्सल बोन की हम बात करें तो ये 3 बोन से बनी है। एक का नाम होता है इलियम, एक का नाम होता है इशियम, और एक होती है प्यूबिस। जब आपका जन्म हुआ ना तो उसमें 3 बोन थी अलग, 3 हड्डियां थी, लेकिन ये तीनों जुड़ गई, फ्यूज कर गई, और इन तीनों के जुड़ने से एक बोन बनी जिसका नाम क्या पड़ा? कॉक्सल बोन। और ऐसी 2 कॉक्सल बोन आपके पास है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जब 2 कॉक्सल बोन मिल जाती है तो क्या बनता है, यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक टर्म जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जिसे आप कहते हैं। मतलब बायो में जैसे मैं एक टर्म बार बार बोलूंगा कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। कई सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप कहेंगे इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो जैसे नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें कौन स्मॉल है? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल है। मतलब ये अजीब नहीं लगता है कि जो जो छोटी है उसका नाम है बड़ी आंत, और जो बड़ी है उसका नाम है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है? कोई आइडिया? 7 से 8 मीटर। ये एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई आप बता रहे हो, 7 से 9 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है करीब 3 से 5 मीटर, इतनी लंबी है। और लार्ज इंटेस्टाइन, इसका साइज छोटा है, ये होता है 1.5 से 2.5 मीटर। मतलब रफली अगर आप देखो ये 3 मीटर की तो ये 1.5 मीटर की, मतलब लगभग कितना है? दुगना है। तो फिर इसका नाम स्मॉल क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप इसको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कैसी पाइप की तरह, जब आप खाना खाते हो ना तो खाना इसी पाइप के अंदर से जाता है। तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पाइप नजर आएगा आपको, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा पाइप नजर आएगा। मतलब जो चौड़ाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? कम है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई है वो क्या है? ज्यादा है। तो जो स्मॉल और लार्ज टर्म है किससे रिलेटेड है? उसके डायमीटर से, उसकी चौड़ाई से रिलेटेड, लेंथ से नहीं लिए गए हैं।
अगर लेंथ के हिसाब से नाम रखा गया होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम क्या होता, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो चलो और देखते हैं, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं कौन सी स्पेलिंग सही है, हाँ दोनों सही हैं। इसको क्या पढ़ेंगे आप, दैट इज कॉल्ड थाइमीन, इसको पढ़ेंगे थाइमीन। इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड थियामीन। इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। अब ये थियामीन क्या है, ये थियामीन क्या है, ये एक विटामिन है ना, दिस इज विटामिन बी, B12 है, B12 इज द साइनोकोबालामीन। रेटिनॉल का नाम सुना है, रेटिनॉल कौन सी विटामिन है, विटामिन ए। थियामीन है विटामिन B1, इसका नाम है B1। विटामिन B2 होती है, उसका नाम कुछ नहीं आता है, सुना तो होगा ना, कभी पढ़ा भी होगा कभी ना कभी। हाँ 11th 12th ही है, कुछ नया थोड़ी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। विटामिन B2 होती है राइबोफ्लेविन, नाम सुना है कभी, राइबोफ्लेविन। चलो ये सब आगे आ जाएगा। ये क्या है थाइमीन, दिस इज नाइट्रोजन बेस, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस। तो जैसे यहां पर मैंने इलियम के बारे में आपको बताया, उसी तरह से यहां पर ये नाम भी कंफ्यूजिंग होते हैं। कई बच्चे तो दोनों को थाइमीन ही कह देते हैं, जबकि दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, बोलने का तरीका भी अलग है। एक थाइमीन और एक थियामीन है, एक नाइट्रोजन बेस है और एक विटामिन है। नाम भी याद करना चाहो तो विटामिन B1 आप याद रख सकते हो। ये नाइट्रोजन बेस कहां पर मिलेगा, थाइमीन डीएनए में, है ना। ये नाइट्रोजन बेस आपको कहां मिलेगा, डीएनए में या आरएनए में या दोनों में। थाइमीन केवल और केवल डीएनए में होता है, आरएनए में इसकी जगह पर यूरेसिल नाम का एक बेस पाया जाता है। ठीक, चलिए कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। मतलब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे साल भर आपके काम आएंगी, जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप बताइएगा कौन सी स्पेलिंग सही होगी, HEMO, ये नाम सुना है कभी, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ब्लड में कहाँ होता है, ब्लड में 3 तरह की सेल होती हैं आपके, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो ये कहां पर होती हैं, RBC के अंदर, तभी तो उसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। आपका खून का रंग कैसा है, लाल है, किस वजह से, इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, प्लांट में पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट कैसे होते हैं, हरे होते हैं, नजर आते हैं आपको। आपकी स्किन का कलर किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से। कोई भी अगर कलर है तो किसकी वजह से आएगा, पिगमेंट से, मेलानिन से नहीं। कोई भी कलर मेलानिन से थोड़ी आएगा। मतलब कोई भी कलर अगर है किसी लिविंग के अंदर तो किसकी वजह से होगा, पिगमेंट की वजह से। पत्ती का हरा कलर है तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। आपकी स्किन का जो भी कलर हो किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से। मेलानिन ज्यादा हो गया तो कलुए हो गए, है ना, कम है तो गोरे हो गए, है ना। तो इस तरीके से, इसी तरह से आपके खून का जो रंग है वो लाल है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। केचुआ जानते हो, अर्थवर्म, केचुए में ब्लड होता है कि नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं, व्हाइट होता है। केचुए ब्लड होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। होता है, कैसा होता है, लाल होता है कि नहीं होता है, हाँ लाल होता है, किसकी वजह से, इसी की वजह से। और आपके पास भी है, केचुए के पास भी है। काकरोच का ब्लड कैसा होता है, हाँ व्हाइट या कलरलेस, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा,
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो कहां से कहां ले जाएगा? जब आप सांस लेते हैं ना, तो जब आपने सांस लिया तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है कहां पर गई? आपके लंग्स में, फेफड़ों में गई। और लंग्स से ये जो ऑक्सीजन है उसको इस हीमोग्लोबिन ने बांध लिया, और बांधने के बाद ढोके कहां पर लेके गई? टिश्यू के पास। आपके बॉडी में जो टिश्यू है, ब्रेन हो गया, मतलब ब्रेन, लिवर, किडनी, जितने भी ऑर्गन है सबको लेके गई। क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी सेल बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो उस ऑक्सीजन को ढोने का जो काम है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अब इसकी स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को। चलो बताओ कौन सी सही है, पहली वाली या दूसरी वाली? हाँ, दोनों सही है, जैसे मन हो वैसे लिख लो। तो डिफरेंस क्या है? दिस इज द अमेरिकन एंड दिस इज द ब्रिटिश, बस इतना अंतर है। जैसे भी आपका मन हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे पढ़ो क्या लिखा है? फिसेस। क्या होता है फिसेस? एक्सक्रीटा। फिसेस क्या है? जो सुबह सुबह निकाल के आते हो, छीछी जिसको आप कहते हो, नहीं जानते हो? स्टूल भी और निकाल के नहीं भी आते हो कुछ लोग, यहीं पे पता चला कि अलग अलग तरह की गैसेस निकालते हैं, एकदम जानलेवा है ना। आगे पीछे वाले बेहोश हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उसी के बारे में बात करें। मतलब ऐसा कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है, डॉक्टर बनोगे तो शर्माओगे? हाँ, पेशेंट आएगा अपनी तकलीफ बताएगा कि हमको पाइल्स हो गया, तुमको शर्म आएगी। तो कैसे काम चलेगा? या मुस्की अगर आ गई, रैगिंग जानते हो क्यों होती थी? रैगिंग का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आपकी शर्म दूर हो। और आप पेशेंट अपनी दिक्कत बताओ, तुमको मुस्की आ रही है। तो जो मुस्की है उसको दूर करने के लिए रैगिंग होती है। रैगिंग इतनी पहले हो जाती थी कि फिर कभी मतलब ना शर्म आती थी और ना कहीं मुस्की आती थी, है ना। तो चलो बताते रहेंगे उसके बारे में। इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है? हाँ, दोनों सही है। इसमें भी दोनों स्पेलिंग सही है, जो आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। जो छोटी वाली स्पेलिंग ये अमेरिकन हो गई, और ये बड़ी वाली जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे जब आप पढ़ाई करेंगे, खासतौर से जैसे मैंने इलियम के बारे में आपको बताया, थायमीन और थियामीन के बारे में बताया, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक, अब कुछ कन्वर्जन आपको आने चाहिए बहुत आसान आसान से। जैसे हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी, आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितनी सेल हैं? आपकी बॉडी सेल से ही तो बनी है, कोशिका से। कितनी कोशिकाएं बॉडी में है? हाँ, 10⁻13। गिन पाओगे इसको? 10⁻13 का मतलब? हाँ, कितना ट्रिलियन? इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, मिटा दूं मैं इसको? अभी देखो, तुम लोग जो नॉर्मली पढ़ते होगे ना, वो हजार, लाख, करोड़ ऐसे पढ़ते होगे ना, अरब। लेकिन अब थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, एनसीईआरटी में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यूज किया जाएगा। तो उसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी कि कब मिलियन यूज करेंगे, कब बिलियन यूज करेंगे, कब ट्रिलियन यूज करेंगे। क्योंकि मिलियन वाला समझ में नहीं आता। जैसे आप यूट्यूब पे जाते होंगे, वहां लिखा रहता है ना कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो आप जान ही नहीं पाते हो। जान गए हो ना कितना होता है? 10 लाख। हाँ, तो इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर 3 चीजें यूज करेंगे हम। एक यूज करेंगे मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब हो जाएगा 10⁻, कितना? 6। 10⁻6, इसी को हम कहते हैं 10 लाख। ये सब कन्वर्जन और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इसलिए आज हम बेसिक यही चीजें पढ़ रहे हैं कि 1 मिलियन का मतलब 10⁻6। फिर आता है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन मतलब 10⁻9। तीन तीन पावर बढ़ती जाएंगी। और ये जो 1 बिलियन होता है, दिस इज इक्वल टू
1 अरब। अरब जानते हो ना, 100 करोड़ होता ना, तो आप इसको 100 करोड़ भी कह सकते हैं, जो आपका मन हो। इसी को हम कहते हैं 100 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, तो आप क्या बताओगे? 7.2 बिलियन। ये सब आपको याद भी करना है, एक यूनिट आएगी रिप्रोडक्शन, उसमें आपको याद भी करना पड़ेगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस समय 7.2 बिलियन। अब 7.2 बिलियन को आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की आबादी कितनी है? 7.2 अरब या फिर 720 करोड़। अगर आपको ये कैलकुलेशन पता है तो आप उसको कितनी तरीके से बता सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, उम्र पता है धरती की कितनी? अपनी उम्र पता है ना? आपकी उम्र कितनी साल होगी? 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, ऐसी होगी ना? तो धरती की उम्र कितनी है, कोई जानता है? नहीं। हाँ, 2000 ना। और कोई? 4.5 बिलियन ईयर्स। अब जैसे आपको पता चला 4.5 बिलियन ईयर्स हमारी अर्थ पुरानी है, तो आपको पता चला 4.5 बिलियन का मतलब क्या हो गया? 4.5 अरब या 450 करोड़। हमारी धरती कितनी पुरानी है? 450 करोड़। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी धरती की एज कितनी है? 450 करोड़ साल। और इस पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड की, यूनिवर्स समझते हो ना, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स की उम्र कितनी है? 20 बिलियन ईयर। 20 बिलियन का मतलब क्या हो गया? 20 अरब। और 20 अरब का मतलब 2000 करोड़ साल। तो हमारा जो यूनिवर्स है इसकी ओरिजिन हुई 2000 करोड़ साल पहले, और आज से 450 करोड़ साल के बाद हमारी अर्थ की ओरिजिन हुई। ये सब पूरी थ्योरी हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए थ्योरी हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस कैलकुलेशन का यूज है बायो में। अर्थ की जब एज आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, यूनिवर्स की एज पूछी जाएगी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपसे पूछी जाएगी, इंडिया की पॉपुलेशन आपसे पूछी जाएगी, तब इस डेटा का आपको यूज करना पड़ेगा। और मिलियन का तो बहुत सारा यूज है, जगह जगह पर मिलियन हम यूज करेंगे। अब आते हैं ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, दिस इज 10⁻12। तो आप देखो कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में 3 का डिफरेंस है, 3 पावर बढ़ती जाती है, 6, 9, 12। यहां मैंने लिखा कि हमारी बॉडी में कितनी सेल है? 10⁻13। तो इस 10⁻13 का मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं ना? इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 और 10⁻12 की जगह हम सीधे क्या ले आएंगे? ट्रिलियन। इसका ट्रिलियन लिख लो, 1 लिखोगे तो मल्टीप्लाई होगे तो 10 ही रहेगा ना। इसका मतलब आज से आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी में कितनी सेल हैं? 10 ट्रिलियन सेल पाई जाते हैं। ये आपकी बॉडी में सेल का नंबर है, 10 ट्रिलियन सेल। और ये जो 10 ट्रिलियन सेल है, इनमें से एक सेल अभी मैंने आपको बताई, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी का साइज कितना है? हाँ, 7.5 तो नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, इसमें कोई भी डेटा मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, है ना? दिस इज 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर, डायमीटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आरबीसी कैसी है? राउंड। अगर कोई गोल चीज है तो उसकी लेंथ नहीं नापेंगे, गोल है तो क्या नापेंगे? डायमीटर या रेडियस। तो जैसे आरबीसी की हम बात करें, ये आरबीसी है, तो आरबीसी में
ये क्या है, रेडियस, है ना। और अगर ये मैं पूरी लाइन खींच दूं ऐसे इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर। अब अगर माइक्रोमीटर का कन्वर्जन आपको पता है तो काम और आसान हो जाएगा। जैसे यहां पर ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, दिस इज 10⁻⁻6 मीटर। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। फिर एक पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम को, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब इनके आपस में कन्वर्जन भी आने चाहिए आपको, मतलब ये अगर आपको इतनी चीजें पता हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको और पता होगा, क्योंकि आज की बात नहीं, ये क्लास 5th से आपको पढ़ाया जाता है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम के बारे में। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, हाँ, 10⁻⁻1, 10⁻⁻9। चलो चलो टाइम ले लो, आराम से बताओ। -18, 10 होगा बेटा। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होंगे। तुम लोग के हालात बहुत खराब हैं। बायो पढ़ने से पहले तुम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी मुझे लगता है। अच्छा, ये कितना आएगा, देखो ये भी सब लोग नहीं बता पा रहे हैं, कितना होगा, 4 होगा ना। चलो खैर, ये तो आता है कम से कम तुम लोगों को। और अगर मैंने ऐसे लिखा, ये कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 0, कुछ इनफाइनाइट बता रहे हैं। यही यही दिक्कत है। अगर मैंने ऐसे लिखा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। समस्या यही पे कि तुम लोग को बेसिक नहीं पता है, तो पहले हमें बेसिक इसीलिए जानने हैं। मैंने अगर कुछ भी लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा कि 9/0, ये भी इनफाइनाइट रहेगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा हमेशा। मतलब यहां पर मैं कोई भी नंबर लिख दूं तो 0 आएगा, और यहां पर मैं कोई भी नंबर लिख दूं तो इनफाइनाइट आएगा। तो ये भी बेसिक रूल है जो आपको पता होने चाहिए। इनके बिना केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बायो में तो चलो काम चल भी जाएगा, लेकिन जैसे ये कैलकुलेशन है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए कि कैसे माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में हम चेंज करेंगे, कैसे नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम को कैसे मीटर में चेंज करेंगे, ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, वरना बायो में आप नहीं कर पाओगे। अब आरबीसी का डायमीटर आपको माइक्रोमीटर में एग्जाम में मीटर में पूछ लिया गया, अगर 10⁻⁻6 आपको नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे, आपने याद तो कर रखा है इसको कि 7 माइक्रोमीटर होता है। बात समझ आ रही ना, मतलब अभी सीखनी काफी चीजें आपको। अच्छा, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था प्लांट्स के बारे में। प्लांट कितनी तरह के मैंने बताए थे, 5 तरह के। पिछले पिछले टर्न पे आप थे, चलो बताओ। नहीं नहीं, 5 तरह के प्लांट बताए गए थे, कौन कौन से, बताओ तो जल्दी बताओ, नहीं तो तुरंत बैठ जाओ, ठीक है। आपको पता है, सेकंड रो में बैठो, बैठो आप बैठ जाया करो, पता है आपको, टेरिडोफाइट,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो 3 आपने बताए। ठीक ठीक बैठो। पीछे इस रो में पता आपको प्लांट के टाइप, इसके पीछे 4 बता लिया आपने, एक बाकी रह गया। इसके पीछे रो में, इसके पीछे, हाँ चलो बताओ। थैलोफाइटा टर्म वैसे अब नहीं यूज करते हैं, एल्गी टर्म यूज करते हैं, है ना। तो ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। तो प्लांट की 5 कैटेगरी होती है, ठीक। एक होता है जिसे हम कहते हैं एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, तीसरा होता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म्स। ये 5 तरह के प्लांट हैं। आपके सराउंडिंग में ज्यादातर जो प्लांट, हम ये कह सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में 99.99% जो प्लांट हो, क्या है, एंजियोस्पर्म। गेंदा, गुलाब, गुड़हल, नीम, बबूल, पीपल, आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जितने भी प्लांट आपको नजर आते हैं आपके आसपास, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यही सबसे डिटेल में आपको पढ़ने हैं। आपको पता है कि टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ने बायो में, 38 चैप्टर। उसमें कितने चैप्टर एंजियोस्पर्म के हैं, कोई आइडिया नहीं। 8 चैप्टर, 38 में से, 38 में से 8 चैप्टर्स में केवल और केवल क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म, आल्सो नेम्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, उनमें सब में क्या होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट। जितने भी फल होते हैं वो सब किससे मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। जितने भी फल आप खाते हैं, सेब, संतरा, जो भी आप खाते हैं, आम, अमरूद, सब किससे मिलते हैं हमें, एंजियोस्पर्म से। तो एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नेम्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनमें फ्लावर्स होते हैं। और किसी में भी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो में फ्लावर नहीं होते हैं, तो इन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। टोटल 8 चैप्टर्स हम इनके पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, 38 में से। अपने हमारे ह्यूमन के कितने चैप्टर हैं, ह्यूमन के लिए 7, 9 चैप्टर तो सीधे सीधे हैं ह्यूमन के लिए। 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी में, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 8 हुए, और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 9 चैप्टर तो सीधे सीधे ह्यूमन के लिए। आपके लिए 9 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर एंजियोस्पर्म के लिए गिना देता हूं मैं, 5 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी, फिर एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक है मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, और एक है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। 8 हो गए। मतलब बहुत डिटेल में आपको ये पढ़ना है। तो इसके बहुत बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपको पता भी हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन है, ये हटा दे रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड है, वैसे ही मिल जाएगा आपको बाद में भी, अगर देखना चाहोगे सब रिकॉर्डेड है, ठीक, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, एक टर्म हम यूज करेंगे बार बार, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी चीज जो अपने नेकेड आई से हम ना देख सके। नेकेड आई मतलब नंगी आंखों से, मतलब आंखों को चड्डी पहना दे, खुली आंखों से मतलब बंद आंखों से भी देख लेते हो क्या, नेकेड आई मतलब क्या,
बिना किसी शर्म के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप के। जैसे आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में इस समय हजारों बैक्टीरिया हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते। क्यों? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो वही तो, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। कितने छोटे? हाँ, हाँ, तो कितना है? बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? कोई, कहाँ भैया, कहाँ नींद आ रही? अभी जानते नहीं क्या मुझको? हल्के में ले रहे हो हैं? चलो। तुम लोग को लग रहा होगा सर कितने सीधे हैं, नहीं? नहीं लगता है? अभी कुछ लोग नहीं जानते होंगे। चलो ठीक है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो, अच्छा, ये बैक्टीरिया जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन बहुवचन जानते हो? ये क्या है, एक वचन या बहुवचन? हाँ, ये प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म में बैक्टीरियम कहेंगे। क्या कहेंगे? दिस इज बैक्टीरियम। जैसे मैंने यहां पर ये एक स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ये एक बैक्टीरिया है या बैक्टीरियम है? ये एक बैक्टीरियम है। ऐसे भी टर्म आप गलत यूज करते हो। आप सिंपली कहते हो कि एक बैक्टीरिया है। दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरियम, है ना? जैसे मैंने यहां पर एक, इसको कोई पहचान पाएगा? क्या है ये? क्लेमाइडोमोनास। कैसे पहचाना? ये कुछ कप शेप में दिखाई दे रहा है। क्लोरोप्लास्ट कप शेप का होता है। ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर ऐसा ही नजर आएगा। ये क्या है? बैक्टीरिया। वाह। दिस इज एल्गा। आपने क्या बोला? एल्गी। तो दिस इज नॉट द एल्गी, दिस इज एन एल्गा। एल्गा इज द सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में क्या बोलोगे? एल्गी बोलोगे। तो इस तरह से टर्म हमें यूज करने। और भी कई सारे ऐसे टर्म आप गलत यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं राइजोपस। नाम सुना है कभी? राइजोपस इज अ, राइजोपस इज ए प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होगा इसका? नहीं, ये क्या है बेटा? ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है ये? हाँ, फंजाई पढ़ा है ना? तो क्या है ये? क्या बोलोगे इसके बारे में? राइजोपस इज अ फंगस। इसको क्या बोलोगे? फंगस। नहीं, फंजाई नहीं बोलोगे, फंगस बोलोगे। एक की बात कर रहे हैं ना? बहुत सारे जब होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? फंजाई। तो फंगस इज द सिंगुलर एंड फंजाई इज द प्लूरल फॉर्म। एल्गा इज द सिंगुलर फॉर्म एंड एल्गी इज द प्लूरल फॉर्म। ऐसे टर्म यूज करते हैं। ब्रायोफाइट अगर लिखा है तो ये क्या हो गया? अब इसमें तो सीधा है ना, ब्रायोफाइट क्या है? सिंगुलर। एच लगा दिया तो प्लूरल बन गया, ब्रायोफाइट्स। और भी ऐसे बहुत सारे टर्म हैं। क्या? बताओ, सिंगुलर है प्लूरल? हाँ, सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। वाह। जो हम बोलेंगे उसका उल्टा बोलेंगे सर। क्या है ये? हाँ, दिस इज सिंगुलर। अब एक कोई लोग, एक कोई जिसको पता है वो इसकी प्लूरल की स्पेलिंग बताएगा। हाँ, एक लोग खड़े होके बताएं स्पेलिंग। मैं लिख रहा हूं, कौन बताएगा? हाँ, चलिए बताइए।
टेस्टिकल्स बना दोगे? अरे नहीं बेटा, चलो ठीक, कोशिश करना बहुत जरूरी है। मतलब आपके दिमाग में कुछ भी आना चाहिए, है ना? टी ई एस टी, दैट इज प्लूरल। को समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी, या फिर अगर सिंपली हम पूछें इस बारे में, अगर ये स्पेलिंग एग्जाम में आपको लिख के दी गई, तो आपको समझ में आई से आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म के बारे में। और अगर ई दिया है तो प्लूरल फॉर्म के बारे में। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आप कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। स्पेलिंग लिखी रहती है, आपको लगता है कि पता नहीं किस बारे में बात हो रही। ऐसे ही जैसे ओवरी, सिंगुलर या प्लूरल? अब दैट इज सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में ओवरीज, ऐसे कर लेंगे, ओवरीज, है ना? हाँ, तो बात हम लोग कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। माइक्रोस्कोपिक से हमने स्टार्ट किया था, काफी बातें हो गई। तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया आपके हाथों में इस समय है। आपके हाथ में करीब 100 से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे इस समय, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इनका साइज बहुत कम है। कितना? बैक्टीरिया का साइज आपको याद भी करना है, दिस इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी का कितना बताया था? 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर। और कोई भी चीज अगर कितने से छोटी है, लेस देन 100 माइक्रोमीटर, दैट इज नेम्ड एज माइक्रोस्कोपिक। कोई भी चीज अगर इस धरती पर, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, अगर वो 100 माइक्रोमीटर से छोटा है तो उसे माइक्रोस्कोपिक कहेंगे। और इससे छोटी, मतलब 100 माइक्रोमीटर से छोटी कोई भी चीज आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए उनका नाम माइक्रोस्कोपिक। इसलिए बैक्टीरिया आपको नहीं दिखाई देता। क्या आरबीसी को आप देख सकते हैं? कैसे देख पाओगे? आरबीसी का साइज कितना है? 7 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर से छोटी कोई भी चीज हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म देते हैं। तो ये भी बात आपको याद करनी है कि 100 माइक्रोमीटर वो सबसे छोटी चीज है जो हम देख सकते हैं। अगर 100 से कम हुआ, 99 हुआ, तो हम नहीं देख पाएंगे। तो बैक्टीरिया इसीलिए हमें नहीं दिखाई देते कि उनका साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब आते हैं, हम यहां पर बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। प्लांट कितनी तरह के बताए गए? 5 टाइप के प्लांट बताए गए। बोलिए कौन से? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब ऐसे बोलोगे, पूरा बोलने की जरूरत भी नहीं है। क्या बोलोगे? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब एनजीओ की अगर हम बात करें, एनजीओ ही पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म के बारे में कई महीने हमें पढ़ना है। इन्हीं को आप फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है। दैट इज कॉल्ड उल्फिया। उल्फिया प्लांट। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? साइंटिफिक नेम है। ये साइंटिफिक नेम है, या आप कह सकते हैं कि बाइनोमियल नेम है। इसने स्टार्ट किया था लिनियस ने। तो उन्होंने कहा था जो साइंटिफिक नेम होंगे उनको हम कैसे लिखेंगे? अंडरलाइन करेंगे, जब हाथ से लिखेंगे। और बुक में प्रिंट करेंगे तो इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा उसे। तो उल्फिया हो गया। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट एनजीओ, अब स्पर्म नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं टॉलेस्ट एनजीओ। सिकोया इज नॉट एंजियोस्पर्म, सिकोया इज जिम्नोस्पर्म। तो सिकोया तो छोड़ ही दो आप। अब ट्रेप्लिशिया नहीं बेटा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, गांव में इसको लिप्टिस भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो यूकेलिप्टस साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है ये? मतलब वैज्ञानिक नाम है या साधारण नाम है? वैज्ञानिक नाम है, दैट इज यूकेलिप्टस। तुक्के लेकिन लगाना बहुत जरूरी है। आता हो चाहे ना आता हो, बोलते रहो। बोलने के कई सारे फायदे हैं। बोलने का सबसे पहला फायदा है कि चीजें आपको याद होती हैं।
दूसरा फायदा, नींद नहीं आती, क्योंकि पढ़ाई में सबसे ज्यादा नींद आती है जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मूवी आप देखते रहेंगे रात में 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, और पढ़ाई स्टार्ट करिए 10 बजे 11 बजे, देखिए कितनी मस्त नींद आती नहीं जैसी किताब खुलती है ऐसी नींद आती है। अच्छा, अब यहीं पर एक टर्म और पूछा जाता है, एक होता है टॉलेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, तो टॉलेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस? टॉल का मतलब जो सबसे लंबा हो, तो यूकेलिप्टस कितना लंबा हो सकता है? हाँ, 100 मीटर से ज्यादा। ठीक है, यूकेलिप्टस कितना लंबा है? मोर देन 100 मीटर। 100 मीटर ज्यादा ऊंचाई हो सकती है यूकेलिप्टस की। सबसे जो लंबा यूकेलिप्टस का प्लांट अभी तक मिला है 114 मीटर हाइट उसकी। तो 100 मीटर ज्यादा इनकी हाइट होती है यूकेलिप्टस की। इनसे लंबा कोई प्लांट धरती पर नहीं है यूकेलिप्टस से। सबसे अच्छा, टॉल का मतलब सबसे लंबा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब चौड़ा क्या मतलब? बड़ा और चौड़ा दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो लार्जेस्ट का मतलब उसमें हम क्या क्या चीजें लेंगे? मोटाई लेंगे एक तो, चौड़ाई नहीं बोलेंगे उसको। प्लांट में हम चौड़ाई टर्म यूज नहीं करेंगे, क्या टर्म यूज करेंगे? मोटाई। तो मोटाई हम देखते हैं कितना एरिया उसने कवर किया है। मेनली हम एरिया देखते हैं कितना एरिया कवर किया है। कहीं पर आप देखिए बरगद का अगर पेड़ हो तो वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो जो बरगद है वो सबसे लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है। बरगद तो हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, इसी को आप कहते हैं बरगद या बनियान नहीं, दैट इज कॉल्ड बानियन ट्री। बनियान मत बना देना तुम लोग, इसी को हम कहते हैं कॉमनली बरगद। तो बरगद का पेड़ सबसे बड़ा है, और सबसे लंबा कौन है? यूकेलिप्टस। चलिए इधर आ जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट, अब एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फ्लावर। स्मॉलेस्ट फ्लावर, पता है? सबसे छोटा फूल किसके पास है? कोई आइडिया नहीं। स्मॉलेस्ट फ्लावर कहां पर? ओल्फिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म उसके पास सबसे छोटा फूल है। अब सबसे छोटा फूल आया तो सबसे बड़े की बात भी कर लेते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर, ये तो आपने सुना होगा लार्जेस्ट। सबसे बड़ा फूल किसका है? रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फ्लावर है। और अगर यहीं पर एक टर्म और आता है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल, ये एनसीईआरटी में दिया गया टॉलेस्ट फ्लावर। ये लार्जेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है, टॉलेस्ट एनसीईआरटी में दिया गया। कोई नहीं जानता है। बताओ। नहीं, कुछ बताओ जो भी दिमाग में आ रहा हो। हाँ, एमॉर्फस नहीं, एमॉर्फो फेलस। दिस इज एमॉर्फोफेलस। जितने साइंटिफिक नेम है सबको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। एमॉर्फोफेलस, जानते क्या है ये? हाँ, तेज बोलो, गलत ही तो होगा। अरे अच्छा, एमॉर्फोफेलस फ्लावर है। एमॉर्फोफेलस इज नॉट ए फ्लावर, एमॉर्फोफेलस इज ए प्लांट विच बियर द टॉलेस्ट फ्लावर। जैसे आप कहते हो कि आप आम खाते हो, तो क्या ये सही आप बता रहे हो? आम खाते हो क्या? आम थोड़ी खाते हो, आम का फल खाते हो ना, क्योंकि आम के पास तो रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। तो आम थोड़ी खा लेते हो, आम का फल खा लेते हो। उस फल को क्या कहते हैं?
अच्छा, उस फल को मैंगो कहते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया, मुझे नहीं पता था कि आम को मैंगो कहते हैं। क्या है उस फल का नाम? अच्छा, मैंजीफेरा इंडिका उस फल को कह देते हैं। अब एक गधे, मैंगो अंग्रेजी में कहते हैं, आम हिंदी में कहते हैं, साइंटिफिकली मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं, मगर उस फल का नाम क्या है? फ्रूट नाम है उसका, ड्रूप। नहीं सुना है? अरे, यही एक ही फल तो दिया गया एनसीईआरटी में। 26 तरह के फल होते हैं। 26 आपको नहीं पढ़ने, मैंने पढ़े थे अपने समय में, 2010 में जब मैं तैयारी कर रहा था। तुम लोगों को एक फल पढ़ना, वो भी याद नहीं है, ड्रूप। और इसके दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, एक तो मैंगो, दूसरा कोकोनट। जैसे आलू आप खाते हैं, तो आलू में क्या खाते हैं? आलू में क्या खाते हो? स्टेम खाते हो ना, एंड दैट स्टेम इज नेम्ड एज आलू। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। हाँ हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, यस सर सही। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्यूबर। क्या कहते हैं उसे? ट्यूबर कहते हैं। गेहूं खाते हो आप? गेहूं खाया है? भूसी का आटा तो खाते हो, रोटी खाते हो ना? क्या खा लेते हो गेहूं में? सब कुछ खा लेते हो, मतलब उसका भूसा भी खा लेते हो? हैं? सीड खाते हो? फ्रूट? कौन सा फ्रूट भाई? आम में फल खाया कौन सा? डूब खाया, उसका कौन सा फल खा लिया? दैट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। उसके फल का नाम क्या है? कैरियोप्सिस। टमाटर खाया आपने? तो टमाटर क्या खाया आपने? कोई आइडिया नहीं कि टमाटर में क्या खाते हैं? अच्छा, खाने में हम लोग क्या खाते हैं? रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीफ खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, बड खाते हैं, क्या खाते हैं? सब कुछ। कुछ नहीं छोड़ा इंसान ने, सब कुछ खा गया। मैं एग्जाम्पल सबके आपको बताता हूं। तो पहले हम टमाटर की बात कर लेते हैं जरा। टमाटर में हम क्या खाते हैं? अलग अलग प्लांट के अलग अलग हिस्सों को हम लोग खाते हैं। किसी का रूट खा गए, किसी का स्टेम, किसी में लीफ, किसी में फ्लावर, किसी में फ्रूट, मतलब अलग अलग चीजें हम खा लेते हैं। तो टमाटर में हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। कौन सा फ्रूट? दैट फ्रूट इज नेम्ड एज बेरी। नाम सुना है? बेरी। कैसे पता चलेगा बेरी है ये? एनसीईआरटी में लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा? पहले तो आपको पता नहीं कि टोमेटो की फैमिली क्या है। टोमेटो फैमिली होता है सोलेनेसी। हमारी फैमिली क्या है? हाँ, होमिनिडी। हमारी फैमिली का नाम क्या है? होमिनिडी नाम है। ह्यूमन की फैमिली का नाम होमिनिडी, टोमेटो की फैमिली का नाम सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में जो भी फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं? बेरी। तो बेरी आपको पता चल गया। ये जो सोलेनम हो गया, या हम टोमेटो की बात करें, टोमेटो का साइंटिफिक नेम जानते हो क्या है? लाइको पर्सिकॉन एस्कुलेंटम। आज जितना मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लाइको पर्सिकॉन एस्कुलेंटम में बेरी नाम का फ्रूट है जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो हमने क्या क्या खा लिया देखो। जब आप मूली खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? रूट खा गए आप। मूली खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? रूट। गाजर खाते हैं तो रूट खाते हैं आप। आलू खाते हैं तो स्टेम खा लेते हैं आप। लौंग खाते हैं तो बड। कली भी नहीं छोड़ी आपने, कली को खिलने ही नहीं दिया। अनओपन फ्लोरल बड, दैट इज लौंग जिसे आप कहते हैं, उसमें आप बड खा गए। फूल गोभी जानते हो? फूल गोभी खाते हो ना? क्या है वो? फूल गोभी क्या है? हाँ, फूल गोभी इज नॉट ए फूल। पहली चीज तो यही कि फूल गोभी फूल नहीं है। क्या है? दैट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जानते हो?
द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए ब्रांच इज नेम्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ये मेरे पास एक टहनी है, ब्रांच है, इसके ऊपर बहुत सारे फूल निकल आए, तो इसी पूरी ब्रांच को मैंने क्या कह दिया, इन्फ्लोरेसेंस। तो फूल गोभी में आप इन्फ्लोरेसेंस खा लेते हैं पूरा का पूरा, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो बहुत सारे ऐसे गलत नाम आपको पढ़ने होंगे कि फूल गोभी आप कहते हैं लेकिन वो फूल नहीं होता है। पत्ता गोभी में आप क्या खाते हैं, पत्ता गोभी जानते हो ना, क्या खा लेते हैं, हाँ, पत्ता गोभी। अच्छा, बहुत होशियार हो तुम। पत्ता गोभी नाम क्या है, पत्ता गोभी, तो क्या खाते होंगे, पत्ता, लीफ, नहीं, बर्ड। दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड, पता है आपको, ये दुनिया की सबसे बड़ी कली है। कौन, कैबेस, पत्ता गोभी, ये दुनिया की सबसे बड़ी कली का एग्जाम्पल है। इस कली को आपने, बर्ड को आपने खा लिया, तो बर्ड आपने खा लिया, फ्लावर आपने खा लिया, इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर आपने खा लिया, रूट खा लिया, स्टेम खा लिया। प्याज आप खाते हैं तो प्याज में रूट खा लेते हो, लीफ, तो आपने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, बर्ड सब कुछ खा लिया। मतलब ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ खा लेता है। अलग अलग हिस्सों को हम खाते हैं, तो ये सब चीजें अलग अलग जगह पर हम डिस्कस करें। कहां पर हम बात कर रहे थे, एमार्फोफिलस की, जमीन कंद, नाम सुना है, जमीन कंद कुछ नाम सुना है, ये भी नहीं सुना है ना, तुम लोग अंग्रेजी जानते हो ना तुम लोग हिंदी जानते हो, एमार्फोफिलस भी नहीं पता हो, जमीन कंद भी नहीं पता है, तो क्या होगा बताओ। ये जो जमीन कंद है, एमार्फोफिलस है, इसका फूल दुनिया का सबसे लंबा फूल है, और पता है कितना लंबा है, हाँ, 6 मीटर, ज्यादा ही हो गया कुछ, 6 फीट, 6 फीट का मतलब 2 मीटर। आपकी हाइट कितनी होती है, 5 फीट, है ना, या 5.5 फीट, कुछ लोगों की हाइट 6 फीट हो सकती है। मतलब जितनी आपकी हाइट है सोचो, उससे बड़ा इसके पास फूल होता है केवल, एमार्फोफिलस के पास, टॉलेस्ट फ्लावर। स्मॉलेस्ट लीफ, सबसे छोटी पत्ती। ये सब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में हमें पढ़ना है इसके बारे में। सबसे छोटी पत्ती किसके पास है, हाँ, उल्फिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक साथ आपको चीजें याद हो जाएं। फिर यहां पर आ जाता है सबसे बड़ी लीफ, लार्जेस्ट लीफ, पता है किसी को सबसे बड़ी पत्ती कौन सी, हाँ, दैट इज विक्टोरिया। एक प्लांट है विक्टोरिया, वैसे क्वीन भी थी, है ना, उन्हीं के नाम पे प्लांट का नाम है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया नाम के प्लांट की जो पत्ती होती है वो सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे केले की पत्ती आती है, केले की पत्ती तो आप सबने देखी है, तो केले की पत्ती आप कितनी बड़ी होती है, लेकिन उससे बड़ी पत्ती विक्टोरिया प्लांट की होती है, लार्जेस्ट लीफ। स्मॉलेस्ट फ्रूट क्या होगा, दैट इज उल्फिया। एंड लार्जेस्ट फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट, वाटरमेलन, तरबूज। चलो ठीक, कुछ तो दिमाग में आया, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना आपके, मतलब कुछ ना कुछ सोचना तो चाहिए आपको, गलत सोचो सही सोचो, कुछ बोलना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ दिमाग में आना चाहिए। चलो कम से कम आपने तरबूज सोचा, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, दैट इज लोडोइसिया, दैट इज नेम्ड एज, कॉमनली इसको कहते हैं डबल कोकोनट। कोकोनट तो जानते ही हो, नारियल,
और 2 नारियल ले लें तो डबल कोकोनट। ऐसा होता है क्या? नहीं, यस नहीं। ये देखो, ये भी यस। मतलब कोकोनट है और 2 कोकोनट ले लिए तो कहेंगे दिस इज लोडोसिया। ऐसे थोड़ी होता है। ये नाम है इसका, चूंकि बड़ा है साइज इसका। नारियल आप देखो बड़े बड़े होते हैं, उससे भी बड़ा ये होता है ना। 20 किलो का एक फल, अकेले 20 किलो का है ये लोडोसिया का। भाई तरबूज आप खरीदो, तरबूज कितना होता है? 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो का। ये इसका फल 20 किलो से भी ज्यादा होता है। तो डबल कोकोनट इसे कहते हैं लोडोसिया, पूरा नाम होता है लोडोसिया मालडीविका। आंसर तो हम लोग पता ही होगा पहले से ही। स्मॉलेस्ट सीड कहां पर? हाँ, यही होता है ऑर्किड। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया। सबसे छोटे सीड ऑर्किड में होते हैं। उल्फिया में फ्रूट सबसे छोटा है, लेकिन सीड सबसे छोटे कहां पर हैं? ऑर्किड में पाए जाते हैं। एंड लार्जेस्ट सीड, फ्रूट नहीं पता था, सीड का तो सोच ही नहीं सकते हैं। सेम यही, मतलब लोडोसिया मालडीविका में सबसे बड़ा फ्रूट भी होता है और सबसे बड़ा सीड होता है, लेकिन उल्फिया के फ्रूट तो सबसे छोटे हैं, लेकिन सीड सबसे छोटा कहां पर होता है? ऑर्किड प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप सबको याद होनी चाहिए। और यहां पर 4 पॉइंट तो एकदम सीधे सीधे हैं कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, फ्लावर, लीफ, फ्रूट कहां पर आपको मिलेगा? उल्फिया में। यहां पर चेंज हो जाएंगी चीजें। तो इसको जब 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा, चावल जानते हो तुम लोग? राइस ना। तो जब चावल आप खाते हो तो एक्चुअली आप क्या खाते हो? हाँ, चलो एक हम बात करते हैं, इमेजिन करिए भुट्टे को। इमेजिन किया? अबे बोला तो करो। एक भुट्टा इमेजिन किया? भुट्टा देखा है, खाया है? अब उस भुट्टे में बहुत सारे दाने लगे हुए हैं, ठीक है? उस एक दाने को हम कहते हैं ग्रेन। एक दाने को क्या कहेंगे? ग्रेन, है ना? ग्रेन का मतलब दाना। तो 1 मेज ग्रेन, मेज मतलब भुट्टा या मक्का। बहुत सारे नाम है, कॉर्न भी कहते हैं इसको, नहीं तो तभी तो कहते हैं पॉप कॉर्न, है ना? कॉर्न, मक्का, भुट्टा। तो एक मेज ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये मक्के का एक दाना। भुट्टे में आप देखिए 100,000 दाने लगे रहते हैं, एक दाने को तोड़ लिया हमने, कुछ ऐसा होता है ये, है ना? ऐसे आपने नीचे से तोड़ लिया। ये क्या है? ये कोई फ्रूट है, सीड है, लीफ है, रूट है, स्टेम है, क्या है ये? ये एक फ्रूट है। क्या है? एक फ्रूट। जितने दाने लगे हो सब दाने क्या है? एक फ्रूट है। कौन सा फ्रूट? कैरियोप्सिस। इस फ्रूट का नाम क्या है? कैरियोप्सिस। मतलब पढ़ते पढ़ते आप ये जानेंगे कितनी सारी गलत चीजें आपके दिमाग में। फूल गोभी कोई फूल नहीं है, पत्ता गोभी में पत्ता नहीं खाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये तो हो गया फल एक, मतलब एक मक्के में हजारों फल लगे हुए हैं, इसका एक भुट्टे में हजारों फल लगे। एक जब दाना आपने खाया उसका मतलब एक फल आपने खा लिया, जिसका नाम क्या है? कैरियोप्सिस। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 वीट, वीट जानते हो ना? गेहूं। गेहूं का एक दाना सोचिए जरा, एक गेहूं के दाने के बारे में आप सोचिए।
वन व्हीट ग्रेन, ऐसा कुछ होता नहीं? ऐसे क्या है ये? फ्रूट है, सीड है, दैट इज फ्रूट, दैट इज कैरियोप्सिस। सेम, एक ही फैमिली के भी हैं। इनकी फैमिली का नाम क्या है? एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में लिखा हुआ है लिविंग वर्ड में, वीट की फैमिली पोएसी। पोएसी फैमिली में केवल एक ही फल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? कैरियोप्सिस। तो एक व्हीट ग्रेन क्या हो गया? एक फ्रूट हो गया। गेहूं का एक दाना क्या है? एक फ्रूट हो गया। हाँ, सीड का काम यही करता है। सीड का क्या काम होता है? हाँ, तो फ्रूट बोलते हैं ना। सीड वही तो समझा रहे हैं ना कि कितने सारे गलत कॉन्सेप्ट हमें पता है, वही तो हम सीख रहे हैं। फिर अच्छा चलो, अब तुमने बात की तो इसको आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब गेहूं को पीसते हैं, अच्छा कोई भी अगर फल है तो जानते हैं फल में सबसे बाहर क्या होता है? एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। कोई भी अगर फल है तो उसमें एक सबसे बाहर कवरिंग होती है ऐसे, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प, इसी को सिंपली आप छिलका कहते हैं। ये पेरिकार्प एक्चुअली क्या कहलाता है? छिलका। कोई लोग छिकला भी कहते हैं ना, अलग अलग तरीके हैं। तो यही छिलका हो गया। मतलब जब आप आम खरीद के लाते हैं और आम का जो छिलका है वो आपने छील के फेंक दिया, मतलब आपने क्या फेंक दिया? पेरिकार्प। तरबूज का छिलका आपने छील दिया, मतलब पेरिकार्प छील दिया आपने। ठीक है, आपने तरबूज, खरबूजा, कोई फल आपने उसका छिलका जो होता है उसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प के अंदर वाला जो पार्ट होता है दैट इज नेम्ड एज सीड। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फ्रूट। तो फ्रूट इज इक्वल टू सीड प्लस पेरिकार्प, ये दो चीजें होती हैं। ठीक, अब जरा समझो, जब गेहूं को हम पीसते हैं मशीन में, चक्की में पिसाने गए हो ना? नहीं पिसाने गए, ऐसे बैठे जैसे इंग्लैंड से आए हैं, जानते नहीं चक्की में। चक्की में आटा पिसाने गए हो? अच्छा, आटा पिसाने जाते थे? गधे ही रहे ना, आटा पिसाने जाते थे। अबे गेहूं पिसाने जाते थे ना। तो गेहूं पिसा के जब आटा लेके आते हैं तो आटे को छानते हैं, गांव में कहते हैं चालते हैं या छानते हैं। ठीक है, तो अब उसको छानते हैं छलनी से, तो क्या होता है? ऊपर क्या बता है? चोकर। चोकर क्या है? पेरिकार्प। और नीचे जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है? सीड का है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो और लेकिन चोकर के साथ ही खाना चाहिए रोटी को, है ना। पेरिकार्प जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो जानवरों को खिला देते हैं जो अच्छा वाला हिस्सा है, नीचे वाला हम लोग खा लेते हैं। तो ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। वन, अब की बार तो मुझे लगता है तुम लोग गलती करोगे नहीं। वन राइस ग्रेन, समझ गया? राइस ग्रेन, बस आपको ये बताना है कि फ्रूट या सीड। वन राइस ग्रेन इज, दैट इज, सोच लो। अच्छा, तुम लोगों ने कभी ये नाम सुना है? पैडी। पैडी नाम सुना है? क्या कहते हैं इसको? पैडी को कहते हैं धान। और राइस को? चावल। कुछ नहीं जानते हो तुम लोग, गेहूं कहते हैं धान और चावल एक ही चीज है, अलग अलग? कोई आइडिया? अच्छा चलो, अब बताओ पैडी ग्रेन क्या है? फ्रूट है या सीड है? इस पैडी ग्रेन इज फ्रूट। कौन सा? कैरियोप्सिस। सब एक ही फैमिली के है ना। ये जो मेज है, व्हीट है, राइस, सब एक ही फैमिली के, तो कैरियोप्सिस हो जाएगा। और ये राइस ग्रेन क्या है? सीड। कैसे समझो जरा। जो पैडी, धान जिसे हम कहते हैं, धान में कवरिंग होती है ना, और जब धान को मशीन में डाला जाता है तो क्या निकलता है? चावल निकलता है, और एक तरफ क्या निकलती है? भूसी निकलती है। अरे कुछ हाँ नहीं किया करो। भूसी निकलती है। भूसी क्या है? भूसी क्या है? पेरिकार्प निकल गया।
और अगर आपने पेरिकार्प फ्रूट में से पेरिकार्प को निकाल दिया तो बचेगा क्या? सीड बचेगा ना। तो अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या खा रहे हैं? फ्रूट। लेकिन अगर आप धान खा रहे हैं तो सीड खा रहे हैं। अच्छा गधे, अबे धान खा रहे हो तो फ्रूट नहीं खा रहे हो, और अगर चावल खा रहे हो तो सीड खा रहे हो आप। क्योंकि चावल में से हमने भूसी हटा दी, पेरिकार्प को हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया, हटा दिया उसको। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि मक्के का एक दाना एक फ्रूट है, गेहूं का एक दाना एक फ्रूट है, धान का एक दाना एक फ्रूट है, लेकिन चावल का एक दाना एक सीड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आगे हम पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में समझेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे कि अलग अलग तरह के गलत कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी गलत बातें हमने सीख रखी हैं। तो उन चीजों को हम करेक्ट करें, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि फ्रूट एक्चुअली किन चीजों से मिलकर बना होता है। फ्रूट दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक होता है उसमें कौन सा पार्ट? पेरिकार्प, और दूसरा सीड होता है, दो पार्ट। जैसे मटर की एक फली ले लेते हैं, ये मटर की एक फली हमने ले ली इस तरीके से। अब बताओ ये क्या है? मटर की फली क्या है? फ्रूट है या सीड है? दैट इज फ्रूट, दिस इज फ्रूट। कौन सा फ्रूट? हाँ, कैरियोप्सिस नहीं बेटा, अबे हर एक कैरियोप्सिस थोड़ी बोलोगे। ही है ना ये मतलब मटर, आइजम सटाइवम फैमिली, पोएसीज की फैमिली। अब सब कोई पोएसीज फैमिली बिलोंग करेगा, तुम्हारी फैमिली पोएसी, बी की फैमिली फैबेसी। एनसीईआरटी में तीन ही तो फैमिली दी गई हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लुलिएसी। टोटल फैमिली कितनी है? तीन फैमिली टोटल है। अबे तीन हमें पढ़नी ना, 411 फैमिलीज हैं, 411। एनसीईआरटी ने कितना आसान किया, तीन पढ़ाया। मेरे समय में कम से कम 15 फैमिली पढ़नी होती थी, तुम लोगों का काम तो और भी आसान हो गया, केवल 3 फैमिलीज पढ़नी है। तो ये जो पी की फैमिली है फैबेसी। अच्छा, जो पी है इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंडल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इसके बारे में खूब डिटेल में हम पढ़ते हैं। अब फैबेसी फैमिली में कोई भी अगर आएगा तो उसके फल का नाम क्या होगा? उसके फल का नाम पाइजम सटाइवम हो जाएगा। क्या कहोगे? फ्रूट इज कॉल्ड, ये नाम सुना कभी? लेग्यूम। आज जाना एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 5 खोलना, और उसमें फैमिलीज में सबसे पहली फैमिली जाके देखना फैबेसी, और उसका फल देखना लेग्यूम, और फिगर बना हुआ है पूरा पी का, मटर का। तो ये जो फल है, जो मटर की एक फली है, वो एक्चुअली क्या है? फ्रूट है। कौन सा? लेग्यूम। आम का एक फल क्या है? ड्रू फ्रूट। आम का एक फल क्या है? ड्रू फ्रूट। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये एक आम है तो आप कहोगे ये एक ड्रूप है। मैं आपको दिखाऊं कि ये गेहूं है तो कहोगे ये कैरियोप्सिस है। मैं एक कोकोनट दिखाऊं, मैं कहूं ये क्या है, तो आप कहोगे ड्रूप है। मैं एक मटर की फली दिखाऊं तो आप क्या कहोगे? ये लेग्यूम है, ये एक लेग्यूम फ्रूट है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो आपको दाने मिल रहे हैं, ये क्या है? सीड। क्लियर? तो आप क्या करते हैं? फली खरीद के लाते हैं, उसको छीलते हैं, और छीलने के बाद उसमें दाने तोड़ लेते हैं। दाने तोड़ने के बाद छिलका फेंक देते हैं। क्या फेंका आपने? पेरिकार्प आपने फेंक दिया, तो क्या बचा? सीड ही तो बचा, क्योंकि दो ही तो चीजें, पेरिकार्प और सीड। तो मटर की फली एक फ्रूट है, उसके सीड आपने निकाल लिए, जो छिलका आपने फेंक दिया वो पेरिकार्प है। कुछ समझ में आ रहा है ना? मतलब चीजें बहुत आसान है, यही मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही सब डिटेल में पढ़ते हैं और हमें रट्टा मारना पड़ता है। बायो में हमारे दिमाग में एक ये चीज भरी हुई है ना कि बायो तो रट लेंगे, बायो तो हम याद कर लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें आप याद कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं कि आप हर चीज याद कर पाओ, क्योंकि अगर हर चीज आपको याद होती तो 11th-12th में आपने पढ़ा है, 2 साल आपने पढ़ा, लेकिन आपको चीजें नहीं याद हुई। वही चीज मैं आपको 8 महीने में पढ़ाऊंगा और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमें चीजों को समझना भी है।
जहां जहां पे आपने सोचा होगा कि ये चीज हमें रटनी है, वहां वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये चीज रटनी नहीं, इस चीज को समझना है। इवन मॉर्फोलॉजी, रूट स्टेम लीफ आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बोरिंग है, बहुत हमें रट्टा मारना, लेकिन जब आप सीखोगे ना, ये मॉर्फोलॉजी ही है जहां पे हमें लगता है कि चीजों को याद करना नहीं, आप एक बार अगर समझ लोगे तो उसके बाद कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, आप थोड़ा सा सोचोगे उसके बारे में कि अच्छा सर ने मुझे ऐसे बताया था, तो उस चीज को हम इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। तो बायो ऐसा नहीं कि आपको हर चीज रट्टा मारे, हाँ कुछ चीजें याद रखनी, जैसे ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिशिया में, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो फ्लावर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, फ्रूट का कॉन्सेप्ट, सीड का कॉन्सेप्ट, ये आपको रटना नहीं, ये चीजें आपको समझनी है। क्योंकि ना तो कभी इस तरीके से आपको बताया गया, कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें जो राइस और पैडी ही नहीं जानते होंगे आज तक, इनमें भी अंतर होता है, उनको पता ही नहीं है कि धान एक अलग चीज है, राइस एक अलग चीज है। जब हम पैडी बोलते हैं तो मतलब हम एक फ्रूट की बात कर रहे हैं, जब हम राइस बोलते हैं तो हम एक सीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन ये आसान कब होगी? जब जितना आपको बताया जाएगा, जो भी 1.5 घंटे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप रिवाइज करते रहोगे, तभी चीज आपके लिए आसान रहेगी। पिछले टर्म पे मैंने जो पढ़ाया, आज अगर आपको चीज नहीं याद है तो मतलब आपका ट्रैक गलत है, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। आज जो मैंने आपको चीजें सिखाई है, अगले टर्न पे आपको आनी चाहिए। बहुत बेसिक बातें मैंने बताई, मिलियन बिलियन ट्रिलियन मैं पूछूंगा नेक्स्ट टर्न पे सब चीजें। ठीक, वीडियो शूट भी हो रही है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बाद में आप चाहो तो सारी चीजें फिर से देख भी सकते हो। तो ये इसीलिए मैंने आज एक और बताया कि बायो टफ नहीं है, ना ही बायो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हल्के में लें, या फिर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि बायो सबसे आसान है। बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर ये चीजें आसान थी तो आज बहुत बेसिक बातें मैंने आपसे पूछी, वो भी आप नहीं बता पा रहे हैं। 1 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे चेंज करेंगे, ये भी बातें आपको नहीं पता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो आपको क्या करना है कि पहली चीज तो जितना मैं बताऊंगा उतना आपको करते रहना है। 8 महीने का टाइम है, उतना ही आप करेंगे जितना मैं बताऊंगा आपको। सिलेक्शन के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, पिछले टर्म में मैंने बताया था क्या क्या हमें करना है। एक पोर्शन है जो सबसे पहला है, दैट इज थ्योरी। ठीक है, थ्योरी। दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड थर्ड इज रिवीजन। इसी को सिंपली हम कहते हैं थ्योरी, क्वेश्चन, रिवीजन। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का जो पूरा पोर्शन है ये मैं क्लास में कवर करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे और डे बाय डे हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे। रोज कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे, कितना भी आपने पढ़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाएंगे। एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें भी आप सोचेंगे कि अच्छा इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ना केवल हमें रटना है, हमें चीजों को समझना है। अगर कोई चीज हम समझ के याद करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी, केवल हम रटते रहेंगे तो चीजें भूल जाएंगी। तो थ्योरी वाला पोर्शन मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा। इसके लिए आपको बुकलेट मिल जाएगी नेक्स्ट टर्न पर, चैप्टर वाइज बुकलेट आपको मिलेगी। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ उसमें लिखा रहेगा, ताकि आप केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, लिखने में आप व्यस्त ना रहें। तो ये तो पूरा पोर्शन मैं कवर कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, एक क्लास वर्क और दूसरा होमवर्क। ये 2 पार्ट हो जाएंगे। जो बुकलेट आपको मिलेगी उस बुकलेट में क्लास वर्क वाले प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं, और क्वेश्चन का नंबर भी इस बार मैंने बढ़ा दिया है। अभी तक जो बुकलेट मिलती थी वो यूनिट वाइज होती थी, 10 यूनिट में 10 बुकलेट में सब कुछ कवर होता था। लेकिन इस बार जो बुकलेट हम तैयार कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज तैयार कर रहे हैं। हर चैप्टर की एक अलग बुकलेट आपको मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर हम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तक एक चैप्टर में एवरेज करीब 25, 30, 40 सवाल होते थे, लेकिन इस बार इस नंबर को हम बढ़ा के करीब 100 तक ले जा रहे हैं। तो आप सोचिए, एवरेज अगर हम देखें तो 38 चैप्टर है, हर चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्लास में कराए जाएंगे, तो कितना हो गया? करीब 3800 सवाल, मतलब 4000 सवाल। 4000 प्रॉब्लम मैं आपको क्लास में करा दूंगा। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, प्रॉब्लम आपको करीब करनी है 15000 बायो में। तो 4000 मैंने यहां पे करा दिए, बाकी होमवर्क में आप कितना करोगे? 11000 सवाल।
और केवल एक बार नहीं करना है, रिवाइज भी करना है उसको। जो प्रॉब्लम आप करते हैं ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं सॉल्व हो पाते हैं, गलत हो जाते हैं, या आपको अच्छे लगते हैं, उन पे आप स्टार लगा लेते हैं, और रिवीजन करते समय उनको आप फिर से करते हैं। हर क्वेश्चन हर बार करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो अच्छे क्वेश्चन आपको लगेंगे, जहां पर गलतियां होंगी, उनको आप मार्क करके स्टार करके रखेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्लास वर्क और होमवर्क। क्लास वर्क के लिए जो मॉड्यूल आपको मिलेगा उसमें थ्योरी प्लस होमवर्क, क्लास वर्क के क्वेश्चन रहेंगे। होमवर्क के लिए बायोनीट बुक आपको लेनी, बस उतना ही करना है, और कोई दुनिया की किताब मत करिएगा। अब आते हैं रिवीजन, ये तो आपका हिस्सा है। रिवीजन वाला जो पोर्शन है, रिवीजन वाले पोर्शन में देखिए दो चीजें हम करते हैं। एक तो पढ़ाने का मेरा जो तरीका है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि आपसे पूछते रहते हैं बीच बीच में। कोई भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसके पिछले टॉपिक के बारे में आपसे पूछूंगा। मतलब पढ़ाने का ये तरीका, कुछ आगे की बातें, कुछ पीछे की बातें, 3 तरह की बातें क्लास में मैं करूंगा आपसे हमेशा। एक वो बात जो प्रेजेंट टाइम में चल रही होगी, जो प्रेजेंट टॉपिक चला होगा उसकी बात हम करेंगे। सेकंड, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसकी बात करूंगा। और तीसरा, जो आगे पढ़ने वाले उसकी बात हम करेंगे। कोई भी बात ऐसी क्लास में, या कोई भी डेटा, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल क्लास में ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट ना हो। यह भी चीज आप नोट करिएगा। कोई भी ऐसी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताऊंगा जो आपसे रिलेवेंसी ना रखता हो। आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको बताए, वो सब कहीं ना कहीं पढ़ने। मैंने लौंग का एग्जाम्पल लिया, मैंने पत्ता गोभी का एग्जाम्पल लिया, मैंने फूल गोभी का एग्जाम्पल लिया, मैंने आलू का एग्जाम्पल लिया, आम का एग्जाम्पल लिया, गेहूं, धान, मक्का, इन सब का एग्जाम्पल लिया। और ये सब ऐसी चीजें जो आपके सराउंडिंग में है, ये सबको आप जानते हैं अच्छे से, और यही सब। तो कोई भी ऐसी बात हम क्लास में नहीं करेंगे जो आपसे रिलेवेंट ना हो, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट ना हो। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी लेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो हम पहले पढ़ चुके होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो रिवीजन का एक तरीका तो ये कि भाई रूम पे तो आपको सब कुछ जाके पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन क्लास में भी मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा कि ये टॉपिक देखो हमने वहां पे पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल आ गया। मतलब जब मैं आपको 38 चैप्टर पढ़ाऊंगा, आखिरी चैप्टर, तब भी मैं पहले वाले चैप्टर की बात करूंगा कि देखो पहले वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको। क्योंकि पहले वाला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें बहुत बेसिक बातें हम पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर हम यहीं पर पढ़ेंगे, किसी भी चीज का नाम कैसे रखना है। जैसे हम वीट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये पहले चैप्टर में हम सीख लेंगे। हमारा नाम साइंटिफिक क्या है? होमो सैपियंस। आलू का साइंटिफिक नेम सोलैनम ट्यूबरोसम। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। अब ये आलू, टमाटर, आम, अमरूद, ये सब पूरे 38 चैप्टर में चलते रहेंगे। तो इसका मतलब जब कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसको पहले चैप्टर से हम रिलेट करेंगे। चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसको पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से हम रिलेट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहले के 9 चैप्टर से उसको रिलेट करके बताऊंगा। मतलब बायो ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ के आपने खत्म कर दिया, उसका काम हो गया। हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक है। पूरी बायो मैं तो कहता हूं 38 चैप्टर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसको किनारे कर दिया, आप उसको भूल गए, अब आगे कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। तो ये बात एकदम क्लियरली समझ लें कि जो पढ़ाई है इसको बर्डन नहीं बनने देंगे। अगर आपने इकट्ठा किया इस चीज को तो आप कभी सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। अभी शुरुआत में टाइम रहेगा, खूब अच्छे से आप, और मैं शुरुआत में हम लोग आराम से भी बहुत पढ़ेंगे ताकि आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी हो जाए हमारे साथ में, है ना, कि मेरी बातें आप समझने लगे। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 दिन का। उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे, मेरी बातें समझने लगेंगे। तो रिवीजन में एक तो रूम पे जाके आपको सब कुछ तो पढ़ना ही है, जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे। 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, 1.5 घंटे की क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, यहां पर 70% आपको याद हो जाएगा। 70% यहीं पे याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपने मेरी बातें आज ध्यान से सुनी होंगी तो कुछ चीजें तो याद हुई होंगी, कम से कम उल्फिया के 4 पॉइंट तो याद हो ही गए होंगे,
है ना। लेकिन अगर आपने इसको 4 दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये दिमाग से खत्म हो जाएगा। दो तरह की मेमोरी हमारे पास बनती है हमारे ब्रेन में। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जब कोई भी चीज हम पहली बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और फिर जब उस चीज को हम कई बार देखते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। जैसे आज किसी से मैं यहां पर एबीसीडी सुनूं तो सब लोग सुना लेंगे, फिर मैं उससे पूछूं कि बताओ पिछली बार आपने एबीसीडी का रिवीजन कब किया था। याद है आपको? नहीं याद है ना, क्योंकि आपने नहीं किया रिवीजन। लेकिन आपको याद है ना वो चीज, 1 से लेकर 100 तक गिनती आपसे सुनो तो आप सुना लोगे ना। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो कभी नहीं भूलता आपको। और क्यों लॉन्ग टर्म मेमोरी में है? क्योंकि आपने बहुत बार उसको पढ़ा। याद है आपको एबीसीडी कितनी बार पढ़ा आपने? याद ही नहीं आपको कितनी बार पढ़ा आपने। कई साल आपने निकाल दिए एबीसीडी सीखने में, नहीं निकाल दिए? कोई भी रिश्तेदार आता था वो भी कहता था चलो एबीसीडी सुनो, ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम सुनाओ, छिपे छिपे भागते थे। नहीं, तो आपने कितने साल लगा दिए उस चीज को सीखने में। वो परमानेंट मेमोरी में कभी नहीं भूलता आपको, कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज को 4 बार पढ़ें तो चीज परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी आपकी। लेकिन ध्यान से, ऐसा नहीं कि 4 बार रीड करना है आपको। अगर आप उसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो चीज परमानेंट मेमोरी में जाएगी। लेकिन 4 बार का मतलब एक ही दिन में नहीं पढ़ना है। आज मैंने आपको पढ़ाया, रूम पे गया आपने, उसको आपने रिवाइज किया, 2 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लिया आपने उसको, 4 दिन के बाद फिर रिवाइज कर लिया आपने, 1 हफ्ते के बाद फिर आपने रिवाइज कर लिया। फिर आप देखिए हर चीज आपको पता होगी, हर चीज आपको याद होगी। इसके अलावा मुझे चीजें कैसे याद रहती हैं पता है? जैसे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि मैं चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा हूं तो आप प्रॉब्लम केवल चैप्टर 1 की पूछ सकते हो। आप 38 चैप्टर में से कहीं से भी प्रॉब्लम लाके डाउट में पूछ सकते हो मुझसे। तो चीजें कैसे याद है मुझे? क्योंकि मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोचता हूं। यही काम आपको करना है। क्लास में लगातार मैं बच्चों से कहता हूं कि आप भी साथ में बोलते रहो। जब भी कोई चीज मैं बताऊंगा तो मैं कहूंगा इसको साथ में आप बोलो। बोलने से चीजें याद होती हैं। नहीं, छोटे में जब आप पढ़ते थे तो टीचर क्या कहते थे कि बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़नी चीजें याद होती हैं। कि जब किसी चीज को बोल के पढ़ते ना तो 2 तरह से आपकी मेमोरी में जाता है, पता है आपको? जैसे कोई चीज आप केवल बैठ के देख रहे हो इसको, ठीक है, जैसे आप इसको देख रहे हो कि 1 मेज ग्रेन फ्रूट, आपने केवल इसको देखा, वो केवल विजुअल मेमोरी गई, विजन की मेमोरी, आंखों से मेमोरी आपके ब्रेन में गई। लेकिन जब आप उस चीज को बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बोलने से एक साउंड की मेमोरी आपके ईयर के थ्रू आपके ब्रेन में जाती, जो ज्यादा इंपैक्ट डालती, वो चीज ज्यादा अच्छे से आपको याद होगी। इसलिए बोल बोल के पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ रूम पे जब आप रिवीजन करें तो एक रफ कॉपी साथ में रखें अपने, और उस पर मेन मेन पॉइंट लिखते भी रहें। जैसे आज ये मैंने आपको पढ़ा, इसको रूम पे जाके आप प्रैक्टिस करिएगा लिखने की, अपने मन से कितना आप लिख पाते हो। ये वाला लेफ्ट वाला आप लिख लेना एक साइड में, और फिर राइट साइड वाला आप खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। फिर मैच करिएगा कितना सही आप कर पाए, कितना गलत कर पाए। नींद आ रही अगर पढ़ने में तो चल के टहल टहल के पढ़िए। मेरी भी यही आदत थी कि पढ़ते समय अगर नींद आ रही तो आपने क्या किया, कॉपी ले लिया और चल चल के पढ़ने लगे। आप बोल बोल के पढ़ेंगे नींद नहीं आएगी, चल चल के पढ़ेंगे नींद नहीं आएगी। तो रिवीजन की जिम्मेदारी तो आपकी है, लेकिन क्लास में मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा। इसके अलावा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कोई पुराना नोट्स कहीं से कोचिंग करके आ रहे हैं उसको फेंक दीजिएगा, मत पढ़िएगा। कोई अलग से किताब करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल आपको मिलेगा थ्योरी के लिए, क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए केवल बायोनीट बुक आपको मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से लेनी है बस। इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं लेनी। आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी दूसरी कोचिंग वाला क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब आपको नहीं। अगर आप यहां पे आए तो पूरा विश्वास आप करेंगे कि सर जो बता रहे हैं वो सही है, कुछ विश्वास करके ही आप आए होंगे, है ना। तो इस चीज का भी विश्वास आप करेंगे। साथ ही साथ जो एक
ये जो ट्रेंड हमने स्टार्ट किया इस बार से कि 1.5 घंटे की क्लास होंगी आपकी, है ना, रोज क्लासेस होंगी, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। भाई हम देखते हैं कि जो बड़ी रैंक्स आती हैं, फर्स्ट से 10 रैंक, ये सब कोटा से ही क्यों आती हैं? क्योंकि वहां पर यही कल्चर है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, उसने बायो यहाँ पे पढ़ा, फिर भागते भागते गया केमिस्ट्री पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगी, कहीं पर टेस्ट चल रहा है, यहाँ का टेस्ट छूट गया, कभी हम प्रॉपर उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं उस बच्चे की। तो उस बच्चे का कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर आप सारी चीजें एक जगह पर पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपका टेस्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो आपकी हम एनालिसिस कर पाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, और उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए आप में से 10 बच्चे ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रही, एक टेस्ट आपका हुआ चैप्टर 1 का, और चैप्टर 1 के टेस्ट में मैंने आपको 90 क्वेश्चन दिए बायो के, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 सवाल भी नहीं कर पाए, तो उनको हम बुला के अलग से पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है आपको, तो उनके लिए एक अलग से क्लास चला दी जाएगी कि भाई आप सीखो इस चीज को, क्यों नहीं आपको आ रहा है। तो ये चीजें तभी पॉसिबल हैं जब बच्चा एक जगह कंबाइंड होगा। अगर वो 10 जगह भागता रहेगा, क्लास एक्स्ट्रा क्लास करता रहेगा, तो फिर इसी सब में टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। बायो में अभी इंडिविजुअल के मेरे 4 बैच चलते थे, 5 बैच चलते थे, लेकिन उनको भी हम 2 तक कर रहे हैं बायो के लिए। हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चा ऐसा हो जो कंबाइंड हो साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर यहीं पे एक साथ कर रहा है या कहीं भी एक साथ कर रहा है, तभी उसका रिजल्ट आ सकता है, तभी वो आउटपुट निकल के आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप भी एक रैंक ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर टीम एफर्ट की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर आपकी मॉनिटरिंग हो कि आप टेस्ट में कैसा करो, पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में क्या चेंजेस हुआ, पूरे सॉफ्टवेयर हमने तैयार किए इस बार कि आपके टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपकी रैंक अच्छी हो रही है, आपकी रैंक खराब हो रही है, आपको भी पता चलेगा ऐप के थ्रू, हमें भी पता चलेगा। भाई आप हर टेस्ट में 650 670 नंबर ला रहे हो, मतलब आप कुछ बड़ा कर सकते हो नीट में। कोटा में क्या होता है, इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी रैंक ला सकते हैं, तो उन पे स्पेशल एफर्ट कि भाई तुम इतना तो कर ही ले रहे हो, अब तुम ये भी किताब कर लो। लेकिन वो सबके लिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाकी जो बच्चा वो उतना ही नहीं कर पा रहा है, उसको हम कहेंगे ये भी किताब कर लो, तो फिर ये वाला भी नहीं हो पाएगा ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं बस उतना करना है, बाकी प्रॉपर सारी चीजें हम करेंगे एक एक बच्चे के लिए। मतलब अगर आपको कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, हर एक महीने पर हर टीचर का एक फीडबैक भी होगा क्लासरूम में, आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको अपना उस पर नाम भी नहीं लिखना होगा, आपको केवल फीडबैक देना होगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उनका बताने का तरीका कैसा, समझाने का तरीका कैसा, उनसे डाउट पूछने में डर तो नहीं लगता है, ये सारी बातें आपको बतानी होंगी। अगर किसी भी टीचर का फीडबैक 40% मतलब 60% अगर स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो बाहर, फिर उसकी जरूरत नहीं है। यही सिस्टम कोटा में चलता है, मतलब बच्चों के हिसाब से टीचर होते हैं वहां पर कि आपको उनसे उनकी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अच्छा अगर हम सर के बारे में बोलेंगे तो बोलना कि सर हमारे बारे में क्या सोचें, तो इसलिए फीडबैक फॉर्म भराया जाता है, किसी का नाम नहीं, आपको फॉर्म भरा के सीधे कलेक्ट कर लिया जाएगा और पूरा उसका रैंक निकाल ली जाएगी कि उस टीचर की क्या रैंक आ रही। तो मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे भी सवाल पूछने में डरते, मुझे मुझे मैंने ऐसा सुना है ना। तो मतलब ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी आपके डाउट हो, डाउट सबसे बड़ा क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन मैंने कहा 10 दिन में उनको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले कौन कौन से बच्चे हैं, ये पूछेंगे नहीं। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है, तो बस इतना अगर समझ में आ रहा है तो बायो इससे कठिन नहीं, मैं आपको बता दूं। अगले 8 महीने में जो आप पढ़ेंगे इससे कठिन नहीं जो आज मैंने पढ़ाया। बस यही पढ़ाने का तरीका ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे हमने आज पढ़ा ऐसे पूरे 8 महीने में पढ़ने। और क्या मेरी आज की बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इससे कठिन बायो में कुछ नहीं जो आपने समझ लिया। ये जो आपने फ्रूट और सीड समझ लिया यही सबसे कठिन हिस्सा था, ये आपने सीख लिया आज। बोलो बायो तो खत्म। बायो में कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है आपको पढ़नी, बहुत आसान सी बातें हैं, समझ में चीजें आ जाएं तो बहुत आसान है आपके लिए, है ना। तो काफी टाइम भी हो चुका है, तो
इसके बाद भी कोई डाउट है, मैं भी डाउट काउंटर पे आपको मिलूंगा, वहां पे अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप अगर अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए कोचिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपके पेरेंट हम ही हैं। यहाँ पे जो टीचर हैं वही आपके पेरेंट हैं। आप समझिए कि आपके मम्मी पापा भाई बहन सब हम ही हैं। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ना केवल पढ़ाई से रिलेटेड, और भी कोई दिक्कत है, उसके बारे में अपने टीचर से आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। आपको ये सोचना कि हमारे बड़े भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी जरूरी है। यानी कि भैया पढ़ा रहे हैं तो फिर हम क्लास में बातें करें। बस मुझे एक चीज नहीं पसंद है, क्लास में कोई बात ना करे, क्योंकि इतना बोलने का टाइम हम खुद ही देते हैं कि चलो भाई कोई कुछ बताना चाहता है आप बता सकते हो, तो बस क्लास में बात मत करो। बोलते रहोगे तो नींद आएगी नहीं, है ना। बाकी इतनी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा डेली बेसिस पर कि आपको मजा आएगा, और आप खुद अपने आप को कहोगे अरे वाह मैंने आज ये बात सीखी। अपने आप को प्रमोट करो ना, और मजा आपको आएगा। मैं आज भी किताबें पढ़ता हूं, मैं भी नई बातें सीखता हूं, तो मुझे लगता है कि अरे वाह ये बात मैंने आज सीखी। तो आपको बस इसी तरीके से अपने आप को प्रमोट करना है कि आज मैंने कितनी नई बातें सीखी। बेटा विनय, नेक्स्ट क्लास का पता करो कब, परसों कुछ कोई फेस्टिवल है क्या? जिन बच्चों का फर्स्ट टॉपिक छूटा होगा जो पिछले टर्म पे हुआ था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में टॉपिक के बारे में बताया था कितना हमें पढ़ना है, अगर वो टॉपिक किसी का छूटा तो कल वो क्लास कर सकता है 11 से। कल 11 से 1:30 क्लास होगी यहीं पर, है ना, उस क्लास को आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी है क्या परसों? घर अगर ना जाना हो तो क्या छुट्टी दें? घर तो किसी को नहीं जाना है ना, तो ठीक परसों फिर क्लास होगी, है ना। अभी ये क्लास रोज होनी, पता है ना आपको, कि एक हफ्ते के लिए केवल ये क्लास हम अल्टरनेट कर रहे हैं ना। बस सैटरडे के बाद मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी, अल्टरनेट संडे को आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो बस पूरे एक जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ लग जाना है, इस बार फोड़ के ही निकलना है। कोई भी मतलब अपने आप को कमजोर ना समझे कोई बच्चा। बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, उनको कोई ये सिखा देता है कि तुम्हें तो 2 साल लग ही जाएगा, अपने दिमाग में पहले से बना लेते हैं कि 2 साल लगना है। तो ऐसी कोई चीज दिमाग में ना लाएं। कोई भी कंफ्यूजन है, अपने अड़ोसी पड़ोसी सीनियर जूनियर से किसी से बात ना करें, टीचर से बात करें कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, ये मेरे दिमाग में। तो ये कूड़ा कचरा ना भरे दिमाग में कि तैयारी करने में 2 साल लग जाता, 4 साल के बाद ही सिलेक्शन होता। कोई मतलब इस चीज का नहीं। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, बहुत सारे बच्चे मैं आपको मिलाऊंगा जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के थे और उन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया, कितने अच्छे स्कोर से सेलेक्ट हुए हो। तो कोई भी एजम्पशन मत अभी बनाइए अपने दिमाग में। कमजोर से कमजोर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। समझ में आ रही ना मेरी बात? अपने आप को कम मत समझिए। पता है आप सबसे यूनिक हैं, आपके जैसा कोई और नहीं धरती पर। पता है आपको ये बात? मेरा और आपका डीएनए 99.99% मैच करता है। 99.9% मेरा और आपका डीएनए एक जैसा है, लेकिन अंतर कितना है? 0.1%। और ये 0.1% डिफरेंस हमें यूनिक बना देता है। यही हम में और आप में अंतर का कारण है। मेरे और आप में कितना अंतर है? 0.1% का। इसकी वजह से आप सबसे अनोखे नमूने हो। पता है आपको, आपके जैसा कोई नमूना धरती पर नहीं है। भगवान ने बनाया ही नहीं दूसरा, बोला यही एक नमूना काफी है, दूसरा बना के क्या करें। तो मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप देखिए जो भी जितने भी फेमस हैं, चाहे वो धोनी हो, सचिन हो, मार्क जुकरबर्ग हो, या किसी की बात कर लीजिए आप, वो भी एकदम यूनिक पर्सन है आप ही की तरह। आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो मैं कर सकता हूं या कोई भी कर सकता है। अपने आप को कभी कम ना आंकें। जब भी आपके दिमाग में आए तो आप ये सोचिए कि आप सबसे यूनिक हैं, आपके अंदर हर कैपेबिलिटी है, आप हर एक काम कर सकते हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं बन गया क्योंकि लगन थी कि मुझे काम करना है। मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता कभी कि रिजल्ट क्या होगा इस चीज का, बस मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑथर बनूंगा, मैं बन गया, बस मैंने अपना काम ईमानदारी से किया हमेशा। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं मास्टर बनूंगा, मैं बन गया, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं। बस ईमानदारी अगर आपके काम में है ना, कोई आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता है।
अपने काम के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। मैं पढ़ाता हूं तो ईमानदारी से, मैं लिखता हूं तो ईमानदारी से, जो भी काम मैं करता हूं। अगर मैं डॉक्टर भी होता ना तब भी मैं ईमानदारी से ही काम करता, क्योंकि ईमानदारी करने के बाद आपको सुकून की नींद भी आएगी। और पैसे की तो था ही नहीं, ईमानदारी से आप कितना कमा सकते हैं, उसके लिए कोई चोरी चपाटी करने की जरूरत ही नहीं। तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। आप ये ना सोचें, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि घर वालों ने भेज दिया, पैसा दे दिया, अब वो यहां पर घूमते टहलते, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत इन सब चक्कर में पड़ जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि अपने पेरेंट को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको यही लगता है, लेकिन वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको ये लगता है कि घर वाले हमें पैसा दे रहे हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये अपना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो, अपना फ्यूचर आप वेस्ट कर रहे हो। तो अपने काम के प्रति आप ईमानदारी रखिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, कितने गरीब हैं आप, कितने अमीर हैं आप, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, किस बोर्ड से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम जीरो। सारे बच्चे, इसमें कोई इंग्लिश हिंदी मीडियम बोर्ड किसी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आज मैंने इतने सवाल इसीलिए पूछे क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आपका लेवल क्या है। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको जीरो, कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम ब्लैंक हैं, उस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं पे 2 into 2 आएगा, वो भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो जब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको बस उसी तरीके से, उसी लगन के साथ लगना कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और इसी में से जो बच्चा मेहनत करेगा वही सेलेक्ट होगा। सबका एफर्ट अलग अलग हो जाता है, तो बस आपको एफर्ट, मैंने कहा ना कि ईमानदारी से काम करिए, बस अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, कोई भी सफलता से आपको रोक नहीं पाएगा। तो परसों मिलते हैं, परसों से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ड। ठीक है, कोई अगर डाउट हो किसी को पूछ सकता है, कोई समस्या हो बाद में भी मिलके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं।